ऐसा? अच्छा अच्छा, अब फ्री मिल रहा है क्या तुम्हारी दुकान? अरे ठीक है भाई, उनका साफ सरकार सप्लाई करती होंगी, कोई स्पेशल सब्सिडी हमारे प्रधानमंत्री जी देते होंगे उनको, वो तो फ्री मिल रहा है उनको, ठीक है। अब किसानों की आर्थिक के बारे में आपने कहा कि किसान जो आंदोलन करे, आंदोलन के बाद आपने कुछ कानून लाए थे, वो कानून जो लाए थे उसको किसानों ने उसका विरोध किया और 3 काले कानून को आपको वापस लेना पड़ा और उनका इनकम डबल बनाने का आपने वायदा किया था और अपने डबल बनाने के अलावा एमएसपी बढ़ाने का भी आपने वायदा किया था। तो आज किसानों की आमदनी रियल इनकम सालाना 1.5% की गिरावट है, इंक्रीज नहीं है। तो ये हकीकत में अनुमान देखें तो 2016-17 और 2020-21 के बीच की प्रति किसान रियल इनकम में सालाना 1.5% की गिरावट आई है और किसान बहुत सुखी है, सरकार का कहना है। लेकिन सच्चाई ये है, पिछले 5 वर्ष में कृषि के बजट में 1 लाख करोड़ से भी अधिक बजट सरेंडर किया गया है, 1 लाख से भी अधिक। और किसान रेल, उसको भी बोले कि पीएम साहब बोले कि किसानों को काया क्लब गारंटी बताते हैं, उसमें कितनी यानी माल कितना ढुलाई हुआ, लेके गए, कितना फायदा मिला, ये सब बातें वो करते हैं। वो सब कौन? ये बीच में जो बिचौलिए एजेंट्स है उनके माल गए, किसानों का नहीं गया। वो जो खरीदे है वो डालते, उन्होंने गया, फायदा तो उनको हुआ। छोटे मोटे लोगों को चलो एक्सप्रेस में पैसेंजर में उसमें या स्लो पैसेंजर्स उसमें डाल के अगर एक मार्केट से दूसरे मार्केट में अगर किसानों को ले जाने के लिए इजाज़त देते तो हम कहते उनका फायदा हुआ। लेकिन इसका दूसरा एक योजना आपका ये भी फेल हुआ। 21-22 तक पीएम फसल बीमा योजना में कुल 2,761 करोड़ रुपए पेंडिंग क्लेम्स में बकाया है। और ये जो होता है हमारे पास भी पहले था ये। और देखिए, ये सिर्फ एजेंट्स को फायदा होता है। जो लोग इसके एजेंट्स है बीमा योजना के, ये लोग क्या करते हैं कि उसमें 100 कंडीशन डाल देते हैं ताकि उसको कुछ मिलना ही नहीं। वो इंस्टॉलमेंट भर देता है, बाद में अगर क्लेम करने गया तो उसको बोलते हैं इसमें नहीं बैठता, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और उसमें काट छाट के देने की कोशिश करते हैं। या तो साहब ये भी लाइक नहीं आपको? नहीं, all I am telling is time was 27 minutes. 27? It is now 36. It's 1 hour Extended. 42 minutes, sir. Okay. और एलओपी बोल रहे हैं तो 1 hour 42 मिनट के अंदर ही अभी Okay, fine. नहीं, इतना गुस्सा क्यों? सब नाराज मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, देखिए। और योजना शुरू होने के बाद में 2,33,00,000 किसानों को इस योजना से निकल गए। और सरकार ने किसानों के सालाना 6,000 रुपये यानी दिन के 16 रुपये प्रति परिवार प्रति दिन, तो ढाबे में 16 रुपये में 2 कप चाय भी नहीं मिलती मिनिमम। तो ये ऐसे हम योजना बनाते हैं जिसका लाभ जिनको अच्छी तरीके से होना चाहिए वो नहीं होता, तो ये भी फेल्यूर है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि 40% अधिक किसानों को
पीएम किसान योजना से बाहर निकलना पड़ा, और सबका साथ सबका विकास, और क्या दो चार है ना उनके, ये नहीं विश्वास है क्या विश्वासघात है मालूम नहीं। तो वो साहब के प्रयास अच्छे रहते हैं, कोटेशन ठीक रहे। और सोशल जस्टिस सभापति जी, सामाजिक न्याय की हमारी मांग जाति जनगणना है, क्योंकि ये इसलिए हम प्रेस कर रहे हैं, नॉट पॉलिटिक्स। इसमें ये प्रेस इसलिए है कि अगर जाति जनगणना अगर कराए तो उसमें ये सब कुछ मिलेगा, किस किस कम्युनिटी में किस किस जातियों में ग्रेजुएट्स कितने हैं, नौकरियों में कितने हैं, जमीन कितनी है, उसके बाद में उनके पास गोपाल ये अपने कितने ये अपने गो पालते हैं या किसी धंधे में, तो ये सब एजुकेशन कितना हुआ है, ये सब बाहर आ जाता है। उसके आधार पर आप स्कीम बना सकते हो, उनके आर्थिक योजना आप बना सकते हो। तो इसीलिए ये जाति जनगणना पूछ रहे हैं, इसलिए कोई इसमें पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं। आप इसको फिर से सोच लीजिए। आप अगर आप नहीं करेंगे, हम आने के बाद जरूर करेंगे, पक्का करेंगे। तो साहब मैं ये बोल रहा हूँ कि उनको सोचना चाहिए, इसके बारे में जल्द निर्णय लेना चाहिए। जातीय जनगणना इसकी डिमांड हर स्टेट में है, हर बैकवर्ड की है, हर गरीबों की है, निचले तबकों की है, देश के जनता की ये मांग है। और जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं वो जरूर इसको मानेंगे। अगर और ये एक्सरे मिलता है इकोनॉमिक, और अब हम तो सब इतना कुछ कर रहे हैं इनकम बढ़ाने के लिए, वेलफेयर के लिए, ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जाति जनगणना का लाभ ये सबको होगा और सभी लोग इससे फायदे में रहेंगे। दूसरी एक चीज सर, ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर इतना अन्याय होता है, फिर उसको मुझे ये भी मालूम है, मैं कॉन्शियस हूँ, वही निकाल के 10-20 साल के आंकड़े, तुम्हारी सरकार क्या की, 70 साल में क्या हुआ, तुम कहाँ थे, यही बात आएंगे। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्या है सर, इस देश में हर 2 घंटे में SC/ST समुदाय के 5 लोग अपराध का शिकार क्यों होते हैं? 2 घंटे में 5 लोग। और महिला 2022 में महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी 23.7% और महिलाओं की देश में भागीदारी 50% है। तो हम चाहते हैं कि उन्हें लेबर फोर्स में भी 50% हिस्सा मिलना चाहिए, उसके लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, और आपको तो मालूम है कुश्ती खेलने में जो क्या ओलंपिक में जो मेडल जीत के लोग आए थे उनको न्याय नहीं मिला, और जो अपराधी था उसको सभी लोग प्रोटेक्ट करते गए। उस वक्त प्रधानमंत्री जी भी बात नहीं करे, वो अपना पूरा मुंह बंद कर लेके बैठे। अरे ऐसे वक्त ही नहीं बात करते जब शेड्यूल कास्ट के ऊपर अन्याय होता है, OBC के ऊपर अन्याय होता है, महिलाओं के अत्याचार पर कोई बात कुछ वो नहीं करते। बाकी को उनके जो विशेष विषय है जिस पे वो बोलना चाहते हैं घंटों से बोलते हैं, लेकिन मणिपुर में दंगा जो होता है उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं। इतनी अच्छी बात करते हैं दूसरे विषय पे, ये मणिपुर पे क्यों नहीं?
जाते क्यों नहीं? ये मेरा सवाल है। और ये तो आप पूछ नहीं सकते, वो पूछने, मुझे तो पूछना चाहिए ना। तो सर, आपको भी बताना चाहूंगा कि बिल्किस बानो के मामले में दोषियों को माला क्यों पहनाई गई? आप बोले ऐसा हो सकता है? गुजरात में सबको माला पहनाया, सबको स्वीट खिलाया, सब वो जश्न मनाया, और याजिब वो झगड़ा बिल्किस बानो और बीजेपी का था। हाँ, ये भी कोई बात है? ऐसा कंडम करना चाहिए ऐसे इशू पे प्रधानमंत्री जी, वो भी उनके स्टेट का है। अगर वो कंडम नहीं करे तो कौन कर सकते हैं? किन की बात? आपके पास तो किसी और की बात चलती ही नहीं, आप ही सरदार हो, दूसरे लोग क्या कर सकते हैं? आपको फॉलो नहीं करेंगे तो सीधा घर जाएंगे। ये तो आपने कई लोगों को बता दिया है, तो वो गपचुप चले जाते हैं। और उनको ये भी मालूम है सर कि ये जो है, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आईटी सेल का बलात्कार का केस हो, और सरकार को 34 लाख महिलाओं को भी आप जवाब देना है, जिनके ऊपर आज इतने बड़े ये हो गए, अत्याचार हो गए, वो भी आप बताना चाहिए सर। और एक बात, ये बार बार क्यों कह रहा हूं कि उनको इम्प्रेस करने के लिए उनके पार्टी में कैसे कैसे लोग हैं, और आप प्रोटेक्शन कैसा उनको देते हैं। और वो तो प्रमुख है। मैं देखा वो राम मंदिर में जब प्रधानमंत्री जी पूजा कर रहे थे या प्रतिष्ठान कर रहे थे, तो उस वक्त आपके बाजू में कौन बैठे? मोहन भागवत, आरएसएस, वो भी साधु है, संत है, मुझे मालूम है, तो बैठे थे। उनका कहना है 2019 में 19 के चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि SC ST OBC को दिए गए आरक्षण पर बहस होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं ऐसे लोग आपके साथ बैठ के जब करते हैं? हाँ, और झारखंड में बोले थे, चलो, तो ये 2015 में उन्होंने ऐसी ही बयान दिया, फिर भारी विरोध के बाद वो पलट गए। प्रधानमंत्री जी ने इस पर एक भी शब्द नहीं बोला, उन्होंने मौन व्रत रखा, जैसा कि 11 दिन मौन व्रत उन्होंने राम लीला की स्थापना करते वक्त उन्होंने की थी, वही बात यहाँ पर भी हुई। बीजेपी ने उसके ऊपर बताया कि सरकार के एक्शन साफ बताते हैं कि वो आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इसमें इमीडिएटली सरकार का रिएक्शन होना चाहिए था। और यूजीसी में परसों हाल ही में फिर उसको पलट गए। यूजीसी ने हाल में एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाला, जिसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों की वैकेंसी में डी रिजर्वेशन और आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें जनरल कैटेगरी में उम्मीदवार भरा जाएगा। ये आपका ये है। ये फिर बाद में, अरे बैठो भाई, तुमको तो सब कुछ मिलता है, जिनको नहीं मिलता उनकी बात कर रहा हूँ। तुमको तो सब कुछ मिलता है, जो जिनको नहीं मिल रहा है मैं उनकी प्लीज खड़गे जी डोंट इंटरफियर। खड़गे जी सर, आरक्षण से वो वंचित है। अब यूजीसी के कहिए, उनसे कहिए, आप तो दूसरे जगह तो टेम्पररी भर रहे, अगर कोई नहीं मिलता तब तक आप बैकलॉग को कंप्लीट डी रिजर्व करने के बजाय आप थोड़े दिन स्टाइपेंड ग्रेजुएट्स को ले सकते हैं, या सॉरी अपने लेक्चरर्स जो भी रहते टेम्पररी ले सकते हैं, अपने काम चलाओ। लेकिन वो नहीं, निकालो, सर काटो इनके, दबाओ,
यही इनका उसूल है और इसी के लिए ही ये काम करते हैं। और एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन का झूठा दावा, हमेशा ओबीसी वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% देंगे। हाँ दो भी। फिर परसों जब अपने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जल्द से जल्द इसको होना चाहिए, फिर क्यों उसको आपने उसको काउंटर अफिडेविट डाला? लेना था और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो पहले, इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजाओ। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। ठीक है, हम देखो MLA लड़े, MP लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में आए। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब बचाना। प्लीज ऐसा नोट माननीय खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा कुछ से कहा, उसको प्रूव कर दिया। I think never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो मेरे बयान की तारीफ में मैं वो भी समझता हूँ, तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे हैं 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे, 100 भी। इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग है। और हाँ, फिर बोलो इंडिया कमजोर है, इंडिया कमजोर है। सर मैं आपको पूछता हूँ, इंडिया कमजोर है तो ये लीडर ऑफ द हाउस, इंडिया कमजोर। अरे बैठिए, ये हर बात को क्यों काउंटर? आई डोंट लाइक दिस। रोज एक साथी इंडिया अलायंस का तो छोड़ के जा रहा है। मुझे पता नहीं है इंडिया अलायंस अभी है या नहीं है, किस रूप में, कौन है, जरा वो भी बताएं। चाहते हैं इसलिए बैठो, तुम बार बार उठना नहीं। सर मेरी इजाजत से उठते हैं। हाँ, When I permit him, he rises. When I permit, he rises. ना सर, ही रेजेस। लेकिन मुझे मालूम है मोदी साहब जब प्रेजेंट रहते हैं, एक के ऊपर एक गिर के मदद करते हैं, तालियां बजाते हैं, ढोल बजा। मैं मानता हूं उसको, इसीलिए मैं तो, मेरे को आदत है, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, मैं एक बार हाउस में आता हूं, बैठे रहता हूं, सबकी बात सुनने। इस बार ही थोड़ा कम बैठा, लेकिन ऑलवेज मैं हाउस में जब तक पार्लियामेंट में था तब तक भी बैठता था, अभी भी। लेकिन इन्हों जो उठते हैं, लेकिन नहीं तो उनके कुछ एक स्टिकर लगा उनके कुर्सी को, बार बार उठते रहते। स्प्रिंग, या तो स्प्रिंग की कुर्सी दे दे। फिर मेरी समस्या हो जाएगी, मुझे कईयों के लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, कहीं मेरी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कहीं कहीं ये एक एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद देखेंगे। प्लीज कंटिन्यू।